हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स बायोलॉजी आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी। कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे, सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग देख रहे हैं, पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी कि सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सेल है क्या, है ना। उससे पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक जानेंगे, जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी क्या है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं, है ना। जीव जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान करते हैं, कहते हैं। अब पहले क्या होता था कि पहले विज्ञान के अंतर्गत केवल जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता था, लेकिन अब पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ा जाता है ना। जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक किसके कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। चलिए आगे देखिए। लिखा गया है यहाँ पर कि पहले जीव विज्ञान के अंदर केवल जानवरों को रखा जाता था। गधा, बकरी, भैंस, कुत्ता, सियार जो भी है, पहले जीव विज्ञान के अंदर केवल जानवरों को रखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब पेड़ पौधे यानी पादप भी आ गया है, गाछ। देखिए, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है ना। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का जंतु विज्ञान, दूसरा हम लोग का वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। तो आइए आगे देखें ना। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, है ना। और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। आगे देखिए, जानवरों से ज़्यादा कैटेगरी पेड़ पौधों की है, ठीक है। जानवरों से ज़्यादा कैटेगरी पेड़ पौधों की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के कब्जा होगा तो फंगस यानी कवक का होता है। आगे देखिए, अब हम लोग जूलॉजी के बारे में जानेंगे। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। तो आगे देखिए, अब हम लोग जानेंगे सेल। सेल यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं और बायोलॉजी की भाषा में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो, है ना। कोशिका को अंग्रेजी में सेल और बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। आगे बढ़े ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था, है ना। सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन मृत कोशिका को देखा था। इसीलिए मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इसीलिए हम लोग दोस्तों, इसीलिए हम लोग कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी। चलिए आगे देखिए। जीवित कोशिका का खोज जो था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया, इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, ठीक है ना। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, इसीलिए इसको जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। आगे देखिए, हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना है, इसे ही हम लोग कोशिका सिद्धांत कहें। इसे क्या कहें? कोशिका सिद्धांत। समझ में गया? चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। आगे देखिए, और हम लोग देखेंगे दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ा, छोटा एवं लंबी कोशिका। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, मादा की ओवम का होता है। सबसे छोटी कोशिका होता है पुरुष के स्पर्म में। और सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे देखिए। ब्रेन की कोशिका को ही हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन की कोशिका को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? न्यूरॉन, जिसको हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। सबसे, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कोशिका यानी कि विभाजन तेज। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन यकृत में होता है, यानी लीवर में, उर्दू में उसको जिगर कहते हैं। और विभाजन नहीं होता है किसमें? ब्रेन में। ब्रेन यानी कि ब्रेन की कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन में चोट लग जाता है तो उसका शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन किस में होता है दोस्तों? लीवर यानी यकृत में होता है। यकृत को उर्दू में जिगर कहते हैं। यकृत को उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। लीवर दाहिने साइड में होता है, जिगर का टुकड़ा, ठीक है। यहाँ देखिए, अगला देखिए, हम लोग नोट में एक पॉइंट लिखे हैं, ज़्यादा तेज़ी से कोशिका विभाजन अच्छी बात नहीं है, इससे कैंसर हो जाता है। ज़्यादा तेज़ी से कोशिका विभाजन अच्छी बात नहीं, इससे कैंसर हो जाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये हम लोग का क्या है? तो दोस्तों ये हम लोग का है कोशिका।
कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल सब रहता है। ये कोशिका के अंग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है कि सबसे छोटी अंग है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, क्योंकि अंग नहीं है। कोशिका के अंदर ये बहुत सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, इसी ये सब कोशिका के अंग है ना। कोशिका दिखती नहीं है, बहुत छोटी होती है, तो हम लोग जूम करके देखते हैं। कोशिका दिखती नहीं है, बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, है ना। कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे अंग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ये सब कोशिकांग है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समझिए, ये हम लोग का कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये सब रहता है। कोशिका के ऊपर चिमकी के जैसे सट रहता है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके ऊपरी भाग को कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, लेकिन जीव जंतुओं में सिर्फ कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आगे देखिए, कोशिका झिल्ली जो होता है वो पतला होता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, पतला होता है। अगर कोशिका झिल्ली को फाड़ देंगे तो कोशिकांग नष्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली को फाड़ देंगे तो कोशिकांग क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली को फाड़ देंगे दोस्तों तो कोशिकांग नष्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, मानव में कोशिका झिल्ली एवं पेड़ पौधा में दोनों यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। मानव में कोशिका झिल्ली और पेड़ पौधा में कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। और कोशिका भित्ति है तो पेड़ पौधा, नहीं है तो जानवर, यही सी बात है। हमारे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक, हमारे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक हर एक कोशिका भोजन बना लेती है, किसके चलते, माइटोकॉन्ड्रिया के चलते। शरीर में हमारे कोशिका भोजन बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के चलते। हमारे शरीर में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे शरीर में हर जगह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। पूरे शरीर में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, हर सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे देखिए, महिलाओं के ओवम यानी अंडाणु में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए, ये फीमेल में क्या होता है दोस्तों, है ना। फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है ना। फीमेल में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, एक यहाँ एक यहाँ, एवं पक्षियों में एक ही फैलोपियन ट्यूब होता है। फीमेल स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओवम के पास ऊर्जा की कमी रहती है, ओवम के पास ऊर्जा की कमी रहती है, स्पर्म के पास ज़्यादा ऊर्जा रहता है। स्पर्म के पास ज़्यादा ऊर्जा होता है, इसीलिए वो ट्रेवल करता है। गोल्गी बॉडी के कारण जो होता है ना, गोल्गी बॉडी के कारण ऊर्जा दूसरे को पहुंचाता है, ट्रेवल करता है, ऊर्जा को दूसरे को ट्रांसफर करता है। कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों अर्ध परागम्य होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों कैसी होती है, अर्ध परागम्य होती है। तो आगे बढ़े ना। चलिए दोस्तों, इतना ही आज के लिए, है ना। आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।